तो सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है बाबू बैच में। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जूनियर असिस्टेंट हमारा यह मॉक टेस्ट है और आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 10वां है बाबू बैच का। इससे पहले हमारा 9 मॉक टेस्ट हो चुका है। अगर आपने जो देखा नहीं है पिछला वीडियो तो आप देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने जो है बना दी है। अब यहाँ सबसे पहले हम जो है हिंदी से प्रश्न देखेंगे, हिंदी से उसके बाद हम रीजनिंग और रीजनिंग के बाद जीके और जीके के बाद कंप्यूटर और कंप्यूटर के बाद जो हम लास्ट में यूपी स्पेशल के प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए, अगर जहाँ पर देखिए वाक्य में अगर किसी वस्तु हो या वहाँ पर कोई व्यक्ति हो या कोई स्थान हो, अगर वहाँ पर उसके अलगाव का बोध होता है, यानी वहाँ पर हमें अलगाव दिखे, तो वहाँ पे हमेशा हमारा अपादान कारक होता है। क्या होता है? वहाँ पे हमारा हमेशा अपादान कारक होता है। और अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? तो से होता है। क्या होता है? से होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, पेड़ से पत्ते गिरे, यानी वहाँ पर आपका अलगाव। या एक और होता है जैसे बिल्ली छत से कूदी या वृक्ष से पत्ते गिरे, इस तरह से आपका होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलगाव होके इस तरह से आपका चलता है। तो ऑप्शन नंबर हम जो है ए विकल्प इसमें करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए, कामायनी के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए, अगर यहाँ बात करें तो कामायनी के रचनाकार कौन हैं? तो कामायनी के रचनाकार आपके देखिए मैथिली शरण गुप्त नहीं होंगे, ना ही राम नरेश त्रिपाठी हैं और ना ही रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये हो जाएंगे छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद। कौन? तो कामायनी छायावादी युग के सर्वोत्तम हिंदी महाकाव्य है और जयशंकर प्रसाद की यह अंतिम महाकाव्य है, जिसकी रचना इन्होंने कब की थी? तो 1936 को जो है इनकी जो है यह प्रकाशन हुआ था 1936 में। तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प हम इसमें करेक्ट कर देंगे। और यहीं पर तीसरा नंबर है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन में देखिए है अमीर खुसरो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है और गंग कवि हैं और जयशंकर प्रसाद हैं। तो यहाँ पर आधुनिक हिंदी गद्य का जो जन्मदाता माना जाता है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र को, किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। और यहीं पर अगर बात करें अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तो इन्हें खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। किसे? तो अमीर खुसरो को जो है खड़ी बोली का जनक माना जाता है, अमीर खुसरो को। तो यहाँ पर हमारा तीसरे का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु जी को। और यही चौथा नंबर है, यह मुँह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, कह रहा कि मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, या डी है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो यह मुँह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जैसे अपनी औकात से बढ़कर होना या काम करना। तो वाक्य जैसे नैना कहने लगी कि मैं तो सिल्क का सूट पहनूंगी, मैंने कहा यह जरा आईना देखो और यह मुंह और मसूर की दाल। तो इस तरह से इसका जो है आपका चलता है लोकोक्ति। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पर सही साथियों जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। और यहाँ कह रहा है दिन का फेरा होना। क्या कह रहा है? दिनों का फेरा होना मुहावरे का अर्थ बताना है। यहाँ पर कह रहा है अजीब हालत होना और बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर या दिन काटे ना कटना। तो कहते नहीं है दिनों दिनों का फेरा, तो ऐसे ही आपका जो है मुहावरा है। अब इसका जो अर्थ हमारा निकलेगा वह हो जाएगा भाग्य का चक्कर है। क्या है? भाग्य का चक्कर है। और मुहावरे जो होते हैं वह आपका हो जाएगा दिनों के फेरा होने का सही अर्थ हो जाएगा भाग्य का चक्कर। हमारा साथियों ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा जो है पाँचवें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। सही है, अस्त्र तो आपका होता ही है, ये हमें सही दिख रहा है। कह रहा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है,
पीती नहीं है, यहाँ पर पीते हैं, पीते होना चाहिए था। बाघ और बकरी एक घाट पर, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, देख पानी नहीं पानी पीते हैं ऐसा होना चाहिए था। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यहाँ पर कई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पहली बार यहाँ पर कर्मचारियों भी है और आपका कई भी हैं, तो आपके दो बहुवचन नहीं लगा सकते। कह रहा श्री कृष्ण के, यहाँ पर देखिए अनेकों नाम नहीं अनेक नाम होने चाहिए थे, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न है, शायद पिताजी आ गए, किस प्रकार का यह वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए शायद पिताजी आ गए, तो यहाँ पर क्या लगाया जा रहा है, तो संदेह व्यक्त किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है संदेह व्यक्त किया जा रहा है। आज्ञार्थक नहीं होगा और ना ही आपका संकेत आपका होगा और ना ही आपका इच्छा यहाँ पर प्रकट की जा रही है। क्या है, तो शायद पिताजी आ गए, यहाँ पर संदेश व्यक्त किया जा रहा है। और जिस प्रकार संदेह या संभावना का बोध होता है उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं आपको एक और उदाहरण दूँ, जैसे शायद आज वर्षा होगी, तो यहाँ पर हमारा संदेहार्थक जो है वाक्य हो जाएगा। और शुद्ध वर्तनी वाला आपको फिर शब्द चुनना है, सूर्पनखा। सूर्पनखा कैसा लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देखिए, बी है, सी है और डी है, सूर्पनखा। तो यहाँ पर सूर्पनखा देखिए ऑप्शन नंबर डी विकल्प देखिए, ये आपका इस तरह से आपका शुद्ध लिखा जाएगा, सूर्पनखा। और 9वां नंबर है, इस महाकाव्य में 16 डैश डैश हैं, तो कह रहा है रिक्त स्थान भरने का उचित आपका शब्द चुनना है। तो इस महाकाव्य में 16 क्या होगा, तो सर्ग है, स्वर्ग है, सर्व है या सर्व है। तो यहाँ पर आपका सर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हम यहाँ पर भर देंगे। सर्ग का अर्थ क्या होता है, तो सर्ग का अर्थ हमारा जो होता है वह ग्रंथ होता है। क्या होता है, ग्रंथ होता है। कह रहा है इस महाकाव्य में 16 ग्रंथ हैं, इस तरह से आपका होगा। और 10वां नंबर है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो अर्चना खुद है या अत्यंत है या सुंदर है या है। तो अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। अब वाक्य में प्रयुक्त शब्द सुंदर विशेषण का कार्य करता है, कौन सा, तो यहाँ पर सुंदर जो आपका दे रखा है यही आपका विशेषण का कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हम इसमें राइट कर देंगे। और 11 नंबर है, आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। अब यहाँ आप देखिए रेखांकित कर रखा आपको, यह क्या है, तो आपका मतलब देखिए पुरुषवाचक तो होगा नहीं, ये हो जाएगा आपका नीचवाचक। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निजवाचक। रेखांकित शब्दों में आप जो है यह निजवाचक आपका सर्वनाम है। और सर्वनाम टोटल आप जानते हैं कि आपका 6 प्रकार का होता है और यह संज्ञा के स्थान पर जो है आपका सर्वनाम जो है आपका प्रयोग किया जाता है। और सतसई किस समास का उदाहरण है, 12 नंबर है, सतसई किस समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए सतसई, तो अगर बात करें सतसई द्विगु समास का उदाहरण होता है, किसका, तो ये हमारा जो होता है ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये द्विगु समास का उदाहरण होता है। और जिस समासिक पद में पूर्व पद आपका क्या हो, तो संख्यावाची हो, यानी पहला पद आपका जो है वह संख्यावाची हो और विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी यानी 5 वट यानी वृक्षों वाला स्थान, तो यहाँ पर हमारा द्विगु हो जाएगा। द्वंद्व में हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं यहाँ पर, और कर्मधारय और तत्पुरुष। आगे देखिए 13 नंबर है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जो है नाक से भी निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी विकल्प हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, अनुनासिक स्वर सही विकल्प होगा। और अनुनासिक स्वर क्या है, ऐसे स्वरों को उच्चारण जो नाक और मुंह से होता है और यह उच्चारण आपकी लघुता से होती है। जैसे गाँव, आंगन, जैसे आप गाँव जब बोलेंगे गाँव, तो गाँव आपका हो गया एक। आप आंगन, ऐसे ऐसे शब्द जब आप बोलेंगे ना, तो आपका जो है मुंह और नाक से हवा निकलेगी, उसी को हम आपका अनुनासिक स्वर कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पर कह रहा है देखिए 14 नंबर,
तो यहाँ पर कह रहा है मजहब, मजहब तो होगा नहीं, आपका गुण, गुण दर्शा रहा है ना। देखिए अगर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में धर्म जो होता है वह शब्द का तात्पर्य गुण से होता है, किससे, और अलंकार का जो प्रयोग किया जाता है वह काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, सौंदर्य के लिए और आकर्षण के लिए जो है हम अलंकार का यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए साथियों 15 नंबर कह रहा कौवे के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। तो कौवों का स्त्रीलिंग अगर हमें लगाना बनाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा। कह रहा कि कौवे के अंत में हमें बड़ी ई लगा देना है, या कौवे के अंत में आपका आनी लगा देना है, या कौवे के अंत में स्त्री आपका लगाते हैं, या कौवे के अंत में हम मादा लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर 15 नंबर की बात करें तो 15 में हमेशा ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जैसे हम हाथी कहते हैं तो हाथी को हम हथनी नहीं कहते, हाथी को क्या कहते हैं, हम मादा हाथी कहते हैं। एक नर हाथी कहते हैं, एक मादा हाथी कहते हैं, इस तरह से हमारा उचित होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौवे को हम यहाँ पर मादा कौवा कहेंगे या हम नर कौवा कहेंगे, इस तरह से हमारा जो है यह सही आपका निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा कौवे का अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो हमें मादा लगाना पड़ेगा। मादा कौन होती है, जो है अपने समान बच्चा उत्पन्न करती है, उसी को हम मादा कहते हैं। आगे देखिए कह रहा भूमि के अंदर की जगह, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को हम क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए 16 नंबर है और यहाँ पर हम कहते हैं भूगोल बेता। ऑप्शन नंबर पहला हो गया है हमारा यहाँ पे राइट, भूगोल बेता कहते हैं, यानी भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को हम जो है भूगोल बेता कहते हैं। तो यहाँ पर जो है उत्तर हमारा जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब तत्सम नहीं है यानी वह तद्भव होना चाहिए, जब तत्सम नहीं है तो भाई आपका क्या होना चाहिए, तद्भव होना चाहिए। अब नरक यहाँ पर जो नरक दे रखा है, नरक, नरक क्या है, तो नरक आपका यहाँ पर तद्भव है। क्या है, तो नरक यहाँ पर आपका तद्भव है। बाकी आप देखिए यहाँ स्वर्ग दे रखा है और पहुमी दे रखा है और खग दे रखा है, ये कैसे हैं, तो ये सब आपके तत्सम हैं। कैसे हैं, ये सब आपके तत्सम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जलद भी आपका बादल का पर्यायवाची है, धन भी है और अब्र भी है, लेकिन तोयज, तोयज आपका जल का पर्यायवाची नहीं है। किसका, तो यहाँ पर देखिए ऐसे शब्द जो मूल शब्दों के समान अर्थ प्रकट करते हों उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और समानार्थी या समानार्थी भी कहते हैं। बादल के पर्यायवाची जैसे जलद, धन, अब्र होते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर तोय जो दे रखा है यह बादल का पर्यायवाची आपका नहीं होगा। स्वर्ग शब्द का विलोम बताना है। स्वर्ग का विलोम क्या होता है, तो यह कौन नहीं जानता, स्वर्ग का आपका विलोम नर्क हो जाएगा। और नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है मदद करके मदद की उम्मीद करना, तो ये तो हमारा इसमें नहीं होगा। और उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, ये हमारा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए अगर आप किसी की मदद करते हैं तो यह मत उम्मीद रखिए कि वो आपकी मदद करेगा, आप उसे जो है उपकार करके जो है उसे भूल जाइए, और एक दिन ऐसा आएगा कि वह व्यक्ति खुद ही आपकी मदद करेगा, बिना कहे बिना आशा किए ही। तो ऑप्शन नंबर बी हम जो है इसमें राइट कर देंगे। आंखें खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो आंखें खुलना यहाँ पर मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो ज्ञान होना। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज्ञान होना। अब देखिए भ्रम में पड़ना नहीं होगा, और ना ही आंख किरकिराना नहीं होगा, और ना ही लज्जा दूर होना ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा साथी यहाँ पर 21 में, तो आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ज्ञान होना। और बात करें और भी हमारे दे रखा है, जैसे भ्रम में पड़ने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो गलतफहमी में आपका गलतफहमी रहना, और लज्जा दूर होना आपका झिझक ना होना, और क्या दे रखा है, आँख किरकिरा होने का अर्थ है अच्छा ना लगना। और 23 नंबर है 22 नंबर है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, तो ये तो मुझे सही लग रहा है, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, तो ये देखिए आपका नहीं है।
बाल पक जाने से लोग अनुभवी होता है, देखिए होता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। बाकी आपके वाक्य बिना विन्यास की दृष्टि से आप सब आपके रॉन्ग हैं। सुक्ति का आपका सही संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पर देखिए सु प्लस उक्ति और बड़ा सु प्लस उक्ति और सुक्त प्लस ई और सु प्लस आपका इक्ति। तो यहाँ पर अगर 23 की बात करें तो सुक्ति जो आता है आपका स्वर संधि का होता है। किसका? सुक्ति जो आपका होता है वह स्वर संधि है। इसमें कौन सी स्वर संधि होती है? और इसमें हमारा जो हो जाएगा सु प्लस उक्ति, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अब गद्यांश देखिए, गद्यांश से आपको 4 प्रश्न आपका आना है और 24 से 25 तक शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अच्छा वाक्य वाला है ना, अच्छा वाक्य वाला, गद्यांश नहीं है। कह रहा है 24 से 25 तक वाक्य के शुद्ध वाक्य भाग का चयन करना है। इस प्रकार के प्रश्न में एक वाक्य को खंडों में बांटकर ABCD की संज्ञा दी गई है और परीक्षार्थियों को वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करना है जो व्याकरण अथवा ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं है, उत्तर के रूप में चिन्हित करना है। यहाँ देखिए कह रहा कक्षा के सभी लड़के गुरु जी की मन से श्रद्धा करते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो श्रद्धा करते हैं। अब यहाँ देखिए श्रद्धा के साथ रहते हैं, यानी आपका देखिए श्रद्धा के क्या करें, मन से श्रद्धा करते हैं यानी श्रद्धा के साथ रहते हैं। शब्द का प्रयोग होता है, जैसे यह श्रद्धा करते हैं कि स्थान पर श्रद्धा रखते हैं। यहाँ अगर करते नहीं, यहाँ पर आपका रखते होना चाहिए था। यहाँ अगर हम रखते तो आपका ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सी पार्ट में हमारा यहाँ पर सी पार्ट में आपका जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो सी पार्ट में हमारा जो हो जाएगा यहाँ आपका त्रुटि हो जाएगी। अब आगे देखिए 25 नंबर, आप देश के किसी भी बड़े शहरी या कस्बे में चले जाएं, चारों तरफ वातावरण का तांता लगा दिखाई देगा, कोई त्रुटि है या नहीं है। तो वाक्य में बड़े शहर या कस्बों के स्थान पर बड़े शहर या कस्बे शब्द आएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? बड़े शहर, शहरी देखिए यहाँ पर दे रखा शहरी ना, शहरी दे रखा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? शहरों। आप देश के किसी भी बड़े शहरों या कस्बे में, यहाँ पर अगर शहरे होता क्या होता? शहरों भी हम लगा देते तब भी हमारा सही था, लेकिन यहाँ पर शहरी दे रखा, बड़ी शहरी। तो देखिए हमारा यहीं ए पार्ट में ही हमारा क्या है, तो आपका मिस्टेक है यहाँ पर ए पार्ट में। या शहर भी हम शहरों नहीं लगाए पर अगर हम यहाँ पर शहर लगा देते शहर, देखिए क्या हो जाएगा हमारा, आप देश के किसी भी बड़े शहर या कस्बे में चले जाइए। हाँ तो शहर हमारा जो यहाँ पर उचित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए पार्ट में हमारे यहाँ पर जो है गलती है। आगे देखिए कह रहा है 26 से 30 तक कविता को पढ़िए और निम्नलिखित उचित विकल्प को चुनिए। कह रहा एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिलमिला हवा को तिलमिलाता रहा और ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा अंधकार पर। यह मजार है कि किसी शहीद का दर्शनीय था जो चांद ईद का, देश के सपूत था गुमान था, सत्य का स्वरूप था, नौजवान था जो चला किया सदा सुधर पर। तो यहाँ पर 26 नंबर है, कह रहा हवा क्यों तिलमिला रही है। हवा यहाँ पर क्यों तिलमिला रही है, आपको जो है तो यहाँ पर हवा क्यों तिलमिला रही, कह रहे दाएं के दिए के जलने से नहीं और दिए के निरंतर जलने से। यानी हवा क्यों तिलमिला रही है, दिए के निरंतर जलने से। यहाँ पर हमारा 26 में ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। दिए के
झिलमिलाहट से हम क्या हो रहा है, तो हवा जो है तिलमिला रही है। आगे देखिए 27 नंबर, ईद का चाँद किसे कहा जाता है? तो जो आपका ईद की चाँद की बात करें तो जो आपका शहीद को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शहीद आपका क्या होता है, उसको जब छुट्टी मिलती है तभी वो अपने घर आता है और जो है काफ़ी साल साल डेढ़ डेढ़ साल या 8-8 महीने पर वो अपने घर आता है। इस वजह से हम उसे ईद का चाँद कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो है जो बहुत दिनों बाद दिखाई दे उसी को हम जो है ईद का चाँद कहते हैं। तो शहीद हमारा इसमें जो है आपका सही हो जाएगा। और शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है? यहाँ पर शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है 28 नंबर में? ऑप्शन नंबर पहला है वह सच्चा इंसान था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ही इसमें हो जाएगा कि देखिए सत्य का स्वरूप अर्थात सच्चा इंसान शहीद को कहा गया है। आगे है कविता में अंधकार शब्द से आशय क्या है? तो अंधकार शब्द से आशय क्या है? तो देखिए अंधकार जो होता है वह बुराइयों का प्रतीक होता है। क्या होता है? अंधकार जो होता है वो बुराइयों का प्रतीक होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और दर्शनीय शब्द में प्रत्येक कौन सा हो जाएगा? दर्शनीय। जब आप दर्शनीय बोलेंगे कई बार, तो दर्शनीय जब आप कई बार बोलेंगे तो देखिए आपका दर्शनीय ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। और प्रत्यय क्या होता है? यह वाक्य के आपका अंत में जुड़कर वाक्य में जो है परिवर्तन लाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रीजनिंग का प्रश्न है और यहाँ पर कह रहा है 4 अक्षर दिए गए हैं और जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है जबकि एक आपको अलग है। उसी असंगत अक्षर को आपको जो है चयन करना है। तो यहाँ पर 31 नंबर है। अब यहाँ देखिए आपका यू हमारा 21 पे होता है और बी हमारा यहीं 2 पे होता है और सी हमारा 3 पे होता है। और देखिए आर हमारा यहीं पर 18 पे होता है, वाई 25 पे होता है और जेड हमारा जो होता है यहीं पर साथियों 26 पे होता है। एफ उसी तरीके से 6 पे होता है, जी हमारा 7 पे होता है और एम हमारा जो हमारा यहाँ पर होता है साथियों 8 पे होता है। अब आगे देखिए आई हमारा यहाँ पर 9 पे होता है, पी हमारा जो होता है वह 16 पे होता है और क्यू जो हमारा होता है क्यू क्यू किस पे होता है? तो 17 पे होता है। तो यहाँ पर देखिए 6, 7, 8 और तो देखिए यहाँ मैंने गलती क्या कर दी। देखिए मैंने यहाँ मिस्टेक क्या कर दिया मैं आपको बताता हूँ, आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ देखिए आपका 7 है, यम जो हमारा प्लेस वैल्यू होता है वह यम की प्लेस वैल्यू 13 होती है। अब यम की प्लेस वैल्यू हमारी जब 13 होती है तो मुझे बताइए यहाँ गैप कितने का है? तो 7, 6, 13 का, कितने का? 6 का गैप। यहाँ देखिए आपका 1 का गैप, यहाँ देखिए 25, 1, 26 1 का गैप, यहाँ 16 और 17 यहाँ भी 1 का गैप, ये आपका 9 है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पर असंगत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका 6 का अंतर है, बाकी सभी में 1-1 का अंतर है। इसमें 1 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है। तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। आगे देखिए कह रहा उस विकल्प का चयन करना है जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगी। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यानी या तो हमारा कुछ ऐड हो रहा है या तो कुछ आपका गुणा हो रहा है। यानी आपका देखिए मुझे देखने से पता चला कि यहाँ पर मुझे गुणा दिखाई दे रहा है तो मैंने क्या किया, 25 चौका हमारा कितना होता है? तो 25 चौका साथियों हमारा जो होता है वह 100 होता है। 25 चौका हमारा जो 100 हो गया। अब यहाँ अगर हम 200 तक का हमें पहुँचना है तो यहाँ पर मुझे 2 के मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर 200 से मुझे 800 तक साथियों पहुँचना है तो मुझे यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर मुझे 800 से 1600 तक का पहुँचना है साथियों तो मुझे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 4 2 4 2 इस बार हमें जो कितने का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा साथियों? तो 4 का। 16 चौको कितना होता है? तो 16 चौके हमारा 64 हो जाएगा और 2 जीरो एडवांस में आ जाएगा यानी 2 जीरो यहाँ से ऐड हो जाएगा तो 6400 हमारा बिल्कुल साथियों राइट आंसर होगा जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी विकल्प में दे रखा है। आगे देखिए कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है, मोना, कनक, जॉन कह रहा है देखिए मोना, कनक, जॉन, हनी, ईसा, लारा एक सिनेमा घर में फिल्म देखने गई हैं और यह स्क्रीन के उत्तर में एक निजी निश्चित प्रकार से बैठी हुई हैं। कह रहा है केवल कनक
हनी और जॉन के बीच बैठी है। कौन बैठी है? तो यहाँ पर देखिए कितने लोग हैं आपके, हनी है, कह रहा है यहाँ पर केवल कनक है। कौन? तो कनक जो है, देखिए कनक हनी और जॉन के बीच बैठी है। लारा मीना के दाएं बैठी है, जो बिल्कुल बाएं छोर पर बैठी है। यानी कौन बैठी है? तो कह रहा है कि लारा मीना के दाएं बैठी है, जो बिल्कुल आपके बाएं छोर पर बैठी है। कौन? तो मीना। फिर कह रहा है ईसा जॉन के तुरंत दाएं बैठी है। यानी हमें क्वेश्चन यहाँ से लगाना है, लारा जो है, लारा यानी लारा जो है मीना के दाएं बैठी है। अगर मीना को हम कहाँ बैठा दो, तो यहाँ बैठा दें। देखिए मीना को हम कहाँ बैठा दें, तो मीना दे रखा है ना, मीना को हम यहाँ बैठा दें। यानी मैं यहाँ पर एम को, देखिए थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लूँ। अब देखिए मीना को अगर हम यहाँ बैठा दें, उसके बगल में कौन हो जाएगी? उसके बगल में लारा हो जाएगी। लारा को मैंने एल से डिनोट किया। उसके बाद फिर यहाँ देखते हैं, कह रहा केवल कनक हनी और जॉन के बीच बैठी है। अगर यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि केवल कनक, कनक देखिए अगर यहाँ पर लारा हो गई और यहाँ पर कौन हो जाएगी? ये हनी हो जाएगी, हनी हो जाएगी। अब इनके बीच कौन बैठी है? इनके बीच कनक बैठी है, जो कि किसके? तो जॉन के। ये आपका जॉन हो जाएगा। और फिर आपका कह रहा है कि ईसा जॉन के तुरंत बाद है, यानी जॉन के बाद कौन है यहाँ पर? तो जॉन के बाद जो है ईसा हो जाएगी। ठीक है, आपका यह इस तरह से बैठ गए। कह रहा बिल्कुल दाएँ छोर पर कौन बैठी या बैठा है? तो बिल्कुल दाएँ छोर पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके ईसा बैठी है। कौन बैठी है यहाँ पर? बिल्कुल दाएं छोर पर आपके ईसा बैठी है, जो कि ईसा देखिए ऑप्शन नंबर डी विकल्प में है। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ अगर पूछता कि बिल्कुल बाएं बाएं कौन बैठा है, तो बाएं के लिए हम मीना लगा देते। उसके बाद अगर बाएं से अगर दूसरा पूछता तो यहाँ पर लारा हो जाती। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आपका बनेगा, या तो आपको तीसरा पूछ देगा या चौथा पूछ देगा, इस तरीके से पूछ देता है। 4 शब्द आपको दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान है, जबकि एक आपका अलग है। उसी असंगत को आपको पहचानना है। तो साझेदारी और आपका प्रोपेराटरशिप, व्यापार संघ और नौकरी। प्रोपराइटरशिप और नौकरी, व्यापार संघ और साझेदारी यानी पार्टनरशिप ही। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा हो जाएगा अलग। तो यहाँ पर देखिए साझेदारी 2 लोगों के बीच होता है, और व्यापार संघ भी 2 लोगों के बीच होता है, और आपका प्रोपराइटरशिप भी आपका जो है लोगों के बीच होता है। लेकिन नौकरी जो आपकी क्या है? तो नौकरी आपकी यहाँ पर अलग होने वाली है। क्या हो जाएगी? तो 34 में अन्य सभी निजी क्षेत्रों से संबंधित कार्य स्थल या संस्था होती है, जबकि नौकरी सरकारी या गैर सरकारी दोनों तरह की हो सकती है। अब यहाँ पे 35 नंबर है, नीचे दिए कथन पर 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। और देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि कुछ बिस्तर क्या हैं? कह रहा है कि हाँ, कि कुछ बिस्तर कुर्सी हैं। क्या कह रहा है? कि कुछ बिस्तर जो हैं, ये हो जाएगा बिस्तर। कुछ बिस्तर क्या हैं? तो कुछ बिस्तर आपके कुर्सी हैं। क्या हो जाएंगी? कुछ बिस्तर क्या हो जाएंगी? तो कुर्सी हो जाएंगी। कुछ बिस्तर कुर्सी हो गई। अब उसके बाद देखिए कुछ बिस्तर कुर्सी हो गई, और सभी कुर्सियाँ मेज हैं। यानी सभी कुर्सियाँ क्या हैं? तो सभी कुर्सियाँ साथियों यहाँ पे मेज बता रहा है। उसके बाद देखिए फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि सभी मेज टेबल हैं। यानी सभी जो मेज है यहाँ पर साथियों हमारे क्या हैं? तो वह टेबल हैं। बस इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर कुछ टेबल बिस्तर हैं। यहाँ टेबल आपका यहाँ पर है, और बिस्तर आपका यहाँ पर है। तो बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पर आपका कुछ आपका यहाँ पर सबका मिल रहा है। इस वजह से आपका पहला जो है निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। कुछ मेज बिस्तर है, अब बिस्तर यहाँ पर है, मेज यहाँ पर है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। यहाँ इसका भी पार्ट आपका मिल रहा है। तो हमारे दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, पहला और दूसरा दोनों। ऑप्शन नंबर बी हम इसमें राइट कर देंगे। और यहाँ पर देखिए कह रहा ABCDEFG केंद्र की ओर मुख करते हुए एक वृत्त की चारों ओर बैठे हुए हैं। यानी ये देखिए एक गोले मेज पर यह बैठे हैं, और सभी का मुख कहाँ है? तो केंद्र की ओर है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन बैठा है? तो कितने लोग हैं? 3 3 6 7 लोग दिख रहे हैं। कितने? 7 लोग दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हैं। और इन सभी का मुख कहाँ है? इन सभी का मुख जो है वह अंदर की ओर है, आपका सेंटर की ओर।
अब देखिए क्या कह रहा है, डी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब इसे हम कहीं भी बैठा सकते हैं। तो क्या कह रहा है, डी जो है, डी जो है, डी जो है ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब देखिए डी के, अब ये दो अक्षर छोड़ दे तो ए को हम यहाँ रख दे, तब जाके यह आपका डी तीसरे स्थान पर हो जाएगा। फिर कह रहा है जो एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, किसके, एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ए हमारा जो है एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा है कि ई जो है एफ या डी के पड़ोसी नहीं है। ई और एफ का पड़ोसी नहीं है। कौन, तो ई एफ का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर अगर बी हम कर दें, देखिए कह रहा है ई जो है आपका, ई जो है आपका एफ और डी का पड़ोसी नहीं है। तो अगर हम ई को यहाँ रख दें, तभी आपका ना तो आपका ई का पड़ोसी होगा, ना तो आपका ये डी का होगा, ना ही आपका एफ का होगा। फिर कह रहा है सी बी के बाएं तीसरे स्थान पर है। सी बी के बाएं, अब सी को अगर हम यहाँ कर दें और बी को यहाँ पर कर दें, तब जाके यह इसके बाएं हो जाएगा। अब एक आपका कौन बचा साथियों, एक आपका जी बचा, जी को हम जो है यहाँ लगा देते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा ई की स्थिति एफ के संबंध में क्या है। तो ई हमारा यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा तो नहीं होगा, बाएं से दूसरा नहीं होगा। फिर कह रहा बाएं से चौथा, चौथा नहीं होगा, ये आपका तीसरा होगा। क्या होगा, तो बाएं से तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह बाएं से आपका तीसरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विकल्प इसमें हम राइट कर देंगे। अब यहाँ कह रहा है कि उस आकृति का आपको चयन करना है जो प्रश्न आकृति में छिपी है और उसमें जो है आपकी अंतर्निहित है। अब यह आकृति आपको किस में दिख रही है, तो यहाँ देखिए आपका इस तरह से गोला बना, ये इधर गया और ये आपका इस तरह से कुछ हुआ। अब यहाँ देखिए आपका इस तरीके से हुआ, ये इधर गया और ये इधर गया। तो मुझे तो केवल आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हम इसमें राइट कर देंगे। कह रहा उस विकल्प का आपको चयन करना है जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर अगर बात करें तो एम एन और एन ओ, उसके बाद आपका देखिए आपका क्या हो जाएगा, एम एन, यानी आपका क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। सभी में क्या हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है। जैसे आपका एम यहाँ पर है, एम के बाद हमारा एन आ गया, उसके बाद एम है, एम के बाद हमारा यहाँ पर एन आ गया, एन के बाद हमारा एन है, एन के बाद हमारा ओ आ गया, अब फिर आपका एन है। तो यहाँ पर देखिए आपका एन है, एन के बाद क्या होना चाहिए, ओ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एस दे रखा है। क्या देखिए आपका यहाँ पर ओ आ जाएगा। उसी प्रकार आपका आर के बाद आपका आर के बाद हम आर के साथ हमारा क्या आ जाएगा, एस आएगा। यानी यहाँ पर अब देखिए एक आपका छोड़ दिया है, यहाँ पे डबल ओ, यानी अब देखिए इसमें वाक्य कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाक्य है। यानी बीच में हमारा देखिए यहाँ पर डबल ओ होना चाहिए। डबल ओ होगा अगर, तभी तो आपका यहाँ डबल एन का डबल ओ हो जाएगा। उसके बाद हमारा देखिए आर के बाद हमारा क्या हो जाएगा, आर के बाद आपका एस हो जाएगा और एस के बाद हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा और डबल टी के बाद हमारा जो आपका डबल वन जुड़ेगा तो डबल यू हो जाएगा। यानी सभी में हमारा क्या हो रहा है, +1 की बढ़ोतरी हो रही है। अब देखिए ई हमारा 5 पे, ई हमारा 5 पे, तो आपका देखिए एक एक बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा आपका, तो ई 6 6 आ जाएगा, 6 6 आ जाएगा। पहली बात आपका ए हटा, सी हटा देना है, ए हटा देना है। अब उसके बाद देखिए आपका एफ है, एफ हमारा 6 पे होता है, एक आपका बढ़ाएंगे 6, एक आपका 7 हो जाएगा, 7 पे हमारा क्या होता है, जी होता है। अभी हमारा ये पैटर्न चल रहा है। फिर एच हमारा 8 पे होता है, एक करेंगे आपका 9 हो जाएगा, 9 पे हमारा आई होता है, 9 पे हमारा आई होता है। अभी हमारा सही में है। तो 38 नंबर है। आप देखिए फिर आप फिलहाल एच है, एच हमारा फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल आई आएगा, डबल आई आएगा। उसके बाद आई हमारा यहाँ पर देखिए आई हमारा 9 पे होता है, एक आपका जे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, और जे के बाद हमारा के आ जाएगा। यानी अगर यहाँ पर बात करें सभी में हमारा क्या करें, +1 करें, +1 करें, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर देखिए आपका एफ जो हमारा होता है 6 पे होता है
अब 6 से जैसे ही हम जो है एक आपका जाएंगे तो 6 के बाद हमारा जी आ जाएगा। जी हमारा जो होता है वह 7 पे होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। वेन आरेख देखिए और 3 वर्ग के बीचों के संबंध को सर्वोत्तम तरह से दर्शाती है। कह रहा है आपका गृह है, पृथ्वी है और सूर्य है। तो आपका डायग्राम देखिए एक बार, सर्वोत्तम जो तरीके से वेन डायग्राम जो है आपकी दर्शा रही है। तो अगर बात करें पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी स्वयं आपकी क्या है, ग्रह है। क्या है, तो मान लीजिए आपकी यह पृथ्वी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यह पृथ्वी हो जाएगी और यह बाहर वाला ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। और यह आपका जो हो जाएगा ये आपका सूर्य हो जाएगा। ये हमारा सर्वोत्तम तरीके से दर्शा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट राइट कर देंगे यहाँ पर। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें 3 किसी न किसी तरीके से समान है, एक अलग है, उसी अलग को आपको जो है चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, आपका कितना दे रखा है, 8 और 17 दे रखा है। 8 और 17 दे रखा है। अब यहाँ पर हम क्या करें, आपका अगर मैं 8 में से 17 घटाएं, कितना दे रखा है आपका, 8 माइनस 17 दे रखा है। जब 8 में से हम 17 घटाते हैं तो हमें कितना मिलता है, तो 8 में से 17 हम घटाते हैं तो हमें 8 कितना मिलता है, छोड़िए घटाना नहीं है। अगर मान लीजिए आपका 8 प्लस हम 17 कर दें, 8 प्लस 17 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। उसी प्रकार से देखिए, तो इसको जोड़ने से कितना आएगा, 3 2 5 और 2 2 आपका 5। यानी यहाँ पर देखिए आपका इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ से मुझे 25 मिल जाएगा। उसी से से 13 और 12 को ऐड करूँ तो मुझे जो है यहाँ पर 25 मिल जाएगा। अब देखिए 25 मिल गया। अब यहाँ 11 और 14, यहाँ भी मुझे 25 मिल गया। कितना, यहाँ भी मुझे 25 मिल गया। लेकिन 4 1 5 और 3 1 4, यहाँ पर मुझे कितना मिला, 45 मिल रहा है। कितना मिल रहा है मुझे, 45 मिल रहा है, नहीं 4 4 1 5 3 1 4, यहाँ पर मुझे कितना मिल रहा है, 1 मिनट देखिए मैं आपको जोड़ के ही दिखा दूँ। तो आपका कितना है, तो आपका 14 है और 31 है। तो साथ ही यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यानी 45 आ गया। तो मुझे बताइए असंगत कौन दिख रहा है। असंगत आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर असंगत हो जाएगा। सभी में आपका जोड़ने पर 25 आ रहा है, लेकिन इसमें आपका जो है 45 आ रहा है। आगे देखिए, कह रहा उस विकल्प का आपको चयन करना है जो दर्पण को दाईं ओर जाने पर आकृति के दर्पण से सर्वाधिक मेल खाती हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसे जो है आप दर्पण प्रतिबिंब पर आपका जो अगर पलटा जाए तो आपको कैसा दिखेगा। तो ये आकृति जो आपके पलट के आपकी ये वाली आकृति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है इसमें आपका सही हो जाएगा। ये वाला आकृति ऑप्शन नंबर डी, ये वाली आकृति देखिए। और यहाँ पर कह रहा है कि विकल्पों में से संबंधित युग्म का पहचान कीजिए। कह रहा है कि एंटोमोलॉजी का संबंध कीड़े से दे रखा है, फिजियोलॉजी का पौधे, बायोलॉजी का आपका कवक और उलोलॉजी का शंख, फाइकोलॉजी का शैवाल। तो देखिए 42 नंबर में, जिस प्रकार कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार शैवाल के अध्ययन को जो है विज्ञान के फाइकोलॉजी से जो है हम कहते हैं। किसको, यहाँ पर शैवाल के अध्ययन अध्ययन को जो है हम फाइकोलॉजी कहते हैं। कथन निसर्ग से क्वेश्चन है और कह रहा है सभी मकान नदियाँ हैं। क्या कह रहा है कि सभी जो मकान हैं वह क्या हैं, तो नदियाँ हैं। सभी जो मकान हैं, सभी मकान जो क्या हैं, तो सभी मकान साथियों यह जो है नदियाँ हैं। सभी मकान नदियाँ हैं। सभी मकान नदियाँ हो गई। उसके बाद देखिए, और सभी नदियाँ क्या हैं, तो जंगल हैं। क्या है, सभी नदियाँ जो है वह जंगल हैं। फिर कह रहा है कोई जंगल आपका फूल नहीं है। कोई जंगल जो है वह क्या नहीं है आपका, तो कोई जंगल जो है वह जो है आपका फूल नहीं है। अब देखिए डायग्राम बन के रेडी हो गया।
तो यहाँ देखिए पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई मकान फूल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कोई मकान फूल नहीं है, तो ये हमारा जो सही कह रहा है। कह रहा है कोई फूल मकान नहीं है, तो फूल कहाँ है? फूल यहाँ पर है, मकान यहाँ पर है। तो ये भी जो हमारा जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष से आपका दोनों जो है सत्य हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा उस विकल्प को चुने जो दी गई आकृति के श्रृंखला को पूरा करेगी। ये प्रश्न आकृति, इधर आपकी उत्तर आकृति दिख रही है। तो आपका देखिए इसमें 44 में कौन सा हो जाएगा? अगर हम इसे देखिए आपका तीर यहाँ पर है, अगर इसे हम 90 डिग्री घुमाएं, कितना? अगर इसे हम जो है 90 डिग्री आपका क्लॉकवाइज, कैसा? तो क्लॉकवाइज अगर हम इसे 90 डिग्री घुमाएं तो यहाँ पर इस तरीके से था, ये इस तरीके से आया, फिर आपका इस तरीके से गया, फिर आपका कहाँ पर? तो फिर इस बार आपका ऊपर की साइड आना चाहिए, ऊपर की साइड आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए 44 नंबर में? तो देखिए ऊपर ऊपर आपका ए ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए हम इसमें करेक्ट कर देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 45 में कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन कीजिए। एफिल टावर का संबंध आपका फ्रांस से दे रखा है, तो एफिल टावर का संबंध फ्रांस से दे रखा है। उसी प्रकार ताजमहल का भारत है, और आपका अलहंबा का ब्राज़ील है, ओपर हाउस का चीन है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी का ऑस्ट्रेलिया है। तो 45 में हमारा साथियों ताजमहल कहाँ पर है? तो भारत में। उसी प्रकार एलिफिला टावर कहाँ पर है? तो आपका फ्रांस में है। और कह रहा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष तक होता है? तो देखिए गार्लप लैंगिक समानता की रक्षा वाली सशक्त युवा महिला नेताओं में एक वैश्विक आंदोलन है, और यह लड़कियों को जहां कहीं भी सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक ही आंदोलन शुरू कर लेती है। तो यहाँ पर कह रहा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो ये हमारा हो जाएगा 4 वर्ष का। कितने का? 4 वर्ष का। और यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर पहला जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। और कह रहा है पृथ्वी सतह का सबसे ऊपरी परत क्या हो जाता है? पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है मेंटल, कोर, मैग्मा और क्रस्ट। तो 47 है, और 47 में हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं? उसे हम क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। कह रहा नदी डेल्टा बनाना किस प्रकार का प्रक्रिया का परिणाम है? तो नदी जो डेल्टा बनाती है वह किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो क्षरण का, निक्षेपण का, बाष्पीकरण का और अवसादन का। तो आपका 48 का आंसर जो हो जाएगा 48 में ये हमारा अवसादन का, किसका? अवसादन का। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा इसमें राइट हो जाएगा। और कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? तो कौन सा है इसमें आपका जो है ठंडी महासागरीय धारा है? कह रहा गल्फ स्ट्रीम, और अगुलहास धारा, और लेब्रोडोर धारा, और अलास्का धारा। तो 49 में हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका लेब्रोडाडोर धारा। कौन सा? लेब्रोडोर धारा। यह जो आपका क्या हो जाएगा? यह एक ठंडी महासागरीय धारा हो जाएगी। और कह रहा कौन सी भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गर्ल अप अभियान का हिस्सा है? तो ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, कैटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय बच्चन। तो 50 का यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकल्प। कौन हो जाएंगी? तो कैटरीना कैफ हो जाएंगी। कह रहा कि राज्यपाल राज्य के नीति राज्य के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्तियों में निहित है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और लोग।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुख्यमंत्री। कौन हो जाएगा? देखिए, जिस प्रकार राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री देश को नामित और वास्तविक प्रमुख हैं, उसी प्रकार राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री किसी राज्य के नामित और वास्तविक प्रमुख होते हैं। यहाँ पर साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया था? कह रहा भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 है, 3 है, 5 है और 2 है। तो यहाँ पर 52 में हमारा उत्तर जो हो जाएगा कौन सा? तो 52 का ऑप्शन नंबर डी 2 भागों में। किसमें? 2 भागों में। और 53 नंबर है निम्न किस राज्य संघ शासित क्षेत्रों के एक उभय उच्च न्यायालय है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, और डी है कर्नाटक और केरल। तो चंडीगढ़ एक उभय उच्च न्यायालय है। कौन? तो चंडीगढ़ आपका जो दे रखा है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ आपका एक उभय पंजाब तथा आपका क्या दे रखा है? पंजाब और चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर देखिए सी विकल्प। सी विकल्प देखिए यहाँ पर कि चंडीगढ़ में एक उभय उच्च न्यायालय है। यह पंजाब तथा हरियाणा दोनों के आपका न्यायालय है। तो हमारा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर कह रहा कि इलाहाबाद तो आपका नहीं होगा और बॉम्बे नहीं होगा, हो जाएगा कोलकाता। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसका अधिकार क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। इसकी स्थापना 5 जुलाई, देखिए आपकी डेट भी याद रखनी है, 5 जुलाई आपकी 1862 में इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता उच्च न्यायालय की। केरल लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? तो लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? तो त्रिपुरा है, केरल है, कोलकाता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केरल उच्च न्यायालय, केरल राज्य का न्यायालय है। किसका? आपका लक्षद्वीप आपका दे रखा है, कह रहा केरल उच्च न्यायालय केरल राज्य का न्यायालय है। इसके अधिकार क्षेत्र में लक्षद्वीप भी आता है। इसे 4 नवंबर कब? तो 4 नवंबर आपका 1956 को जो है स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर हमारा केरल जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए यहाँ पर कौन जिम्मेदार है? 56 नंबर में यहाँ कह रहा है राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल। तो ये नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। ये जो हो जाएंगे यह जिम्मेदार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान के अनुच्छेद 217 यानी आर्टिकल आपका 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की उपलब्ध कराता है। इसके अनुसार किसी उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के प्रमुख और जो आपके न्यायमूर्ति होते हैं वह सलाह के लिए बाद आपके आते हैं। 58 नंबर है आपका। और इसके उपयोग के लिए वेतन दिया जाता है। कह रहा है कि पूंजी, श्रम और भूमि और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके उपयोग के लिए वेतन दिया जाता है। और 58 नंबर है, यहाँ पे बात करें तो श्रम के उपयोग के लिए, किसके लिए? तो श्रम के उपयोग के लिए जो है आपका वेतन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। जीएसटी का अभिप्राय क्या है? तो जीएसटी का अभिप्राय क्या होता है? तो जीएसटी से तात्पर्य वस्तु एवं सेवा कर से है। किसमें? तो वस्तु एवं सेवा कर से है। और यह भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया था। यह आपका अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। वस्तु सेवा कर जीएसटी एक आपका व्यापक होता है और यह प्रत्येक मूल्य पर जोड़कर लगाया जाता है और बहुस्तरीय
तात्पर्य कोई भी वस्तु निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक कई चरणों में माध्यम से यह गुजरती है। और 60 नंबर है, कह रहा सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व एकत्र करने के लिए लगाए गए कर का नाम क्या है। कह रहा पी आपका यहाँ पर पी टैक्स है, ई टैक्स है, कारपोरेट है और सरचार्ज है। तो 60 नंबर है। अब देखिए सरकार के अतिरिक्त राजस्व एकत्र करने के लिए लगाए गए कर का जो नाम होता है वह सरचार्ज होता है। क्या होता है? सरचार्ज होता है। और यह दर पर लगाया जाता है कि अतिरिक्त आपका अधिभार होता है। और जैसे सेवा कर आपका 0.51 के अभिसार पर होता है, यह उसी उद्देश्य से आपकी आवश्यकता होती है। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर 61 में हमारा जो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव का यह निषेध मानता है। इसमें यह कहा जाता है कि किसी भी नागरिक के साथ दुकानों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर और संबंध में कोई भेदभाव नहीं होगा और ना ही किसी शर्त के अधीन होगा। कुओं, टैंकों, स्थानों, घाटों, सड़कों और सार्वजनिक जो आश्रम स्थल है वहाँ इसका उपयोग आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित होगा। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कह रहा कि चमड़ा और तेल के बीज, जूट है और कपास है। तो ये आपने पहली बार सुना होगा फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर क्रांति। तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए साथियों, यह जूट से संबंधित हो जाएगा। किससे? तो आपका रजत क्रांति भारत में कपास उत्पादन में आपका होता है। यह किसके है? तो रजत क्रांति जो होती है आपकी कपास उत्पादन से संबंधित होता है। यहाँ पर रजत का नाम जैसे रेशो से होता है, उसी तरह गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से संबंधित है। और भारतीय मानक समय की गणना डैश डैश के क्लॉक टावर से की जाती है। कह रहा हमीरपुर के, रायपुर के, मिर्ज़ापुर के और संभलपुर के। तो 63 का अगर बात करें भारतीय मानक समय जो आपकी गणना की जाती है वह मिर्ज़ापुर के। किससे? तो भारतीय मानक समय की गणना आपके 82.58 डिग्री, कितना? 82.58 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर यह गणना की जाती है। और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में आपका शंकरगढ़ किला में आपका यह है। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल के तौर कर कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। आरती शाह हैं, उज्ज्वला राय हैं, निशा बाजरा हैं, कर्णम मल्लेश्वरी हैं। तो देखिए यहाँ बात करें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आरती शाह हो जाएंगे। आरती शाह यानी यह कब? तो 29 सितंबर और आपका 1959 को। तो 1900 आपका 59 को, 1959 को यह क्या है? तो इन्होंने जो है इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था। और वह फ्रांस के ग्रीस, इंग्लैंड के सेटगेट और तैरी थी। उन्होंने 16 घंटे 20 मिनट और 42 मील दूरी तय की थी। किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे के पिछड़ा आयोग के गठन की घोषणा की थी। तो ये सरकार कौन सी हो जाएगी? जनता पार्टी हो जाएगी। 20 सितंबर 20 सितंबर आपका 1978 कब? तो 20 सितंबर 1978 में भारत के प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई ने संसद के पूर्व सदस्य को बीपी मंडल नेतृत्व में एक दूसरे को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है करने की घोषणा की थी। कंप्यूटर से प्रश्न है और यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका 66 नंबर, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपका डेबियन और फेडेरा और उबंटू और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? तो लिनक्स पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो आपका डेबियन भी होता है, फेडेरा भी होता है, उबंटू भी होता है, ये आपके सभी हो जाएंगे। और डॉस का यहाँ पर पूर्ण रूप पूछ रहा है। डॉस का पूर्ण रूप पूछ रहा है तो डेटा ऑब्जेक्ट सिस्टम नहीं होगा, डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी नहीं होगा, और डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा।
और इनमें से कौन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचालन तंत्र का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर 68 नंबर है, कह रहा कि एंड्रॉयड आपका है, बांडा भी है, लेकिन फडेरा आपका नहीं है। कौन सा? तो यहाँ पर आपका फडेरा नहीं है। फडेरा जो आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, यह नहीं है। और सीबियन भी आपका है। क्या? सीबियन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें एंड्रॉयड, बांडा और सिब्रियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, जबकि फेडेरा कंप्यूटर ऑपरेटिंग का सिस्टम है। किसका? तो ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग का एक आपका यह सिस्टम है, फेडेरा। वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मिनट, आपका 70 नंबर है ना, कह रहा लिनक्स लैंप प्रोग्राम का एक लोकप्रिय वेब सर्वर सेट है। यहाँ पर ए का तात्पर्य क्या है? कह रहा कि आपची है, एंड्रॉयड है, एडोब है और एप्पल है। यहाँ पर हो जाएगा आपचे। ऑप्शन नंबर ए देखिए कि आपका लिनक्स लैंप प्रोग्राम एक ऐसा विख्यात वेब सर्वर सेट है। यहाँ पर ए का तात्पर्य होता है आपचे। आपचे एक स्वतंत्र रूप से उपलब्ध वेब सर्वर होता है, जैसे आपका ओपन सोर्स लाइसेंस तहत यह आपका वितरित किया जाता है। और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभांकर को क्या है? तो अगर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभांकर क्या है, यहाँ पर अगर बात करें आपका देखिए भालू नहीं है, ये आपका क्या है? पेगविन है। क्या है? पेगविन है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? तो यहाँ पर साथियों जो 72 में हमारा हो जाएगा, या विंडो 10 नहीं होगा, ना ही विंडो 7 होगा और ना ही विंडो एक्सपी होगा, या विंडो 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विकल्प। और माइक्रोसॉफ्ट 10 वर्ष को जो है डैश डैश में आपका प्रारंभ किया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट 10 को किस वर्ष आपका जो आरंभ किया गया था? ये देखिए आपका यह भी नहीं होगा, ना ही ए होगा, ना ही सी होगा, ये आपका हो जाएगा 2015 को जो है माइक्रोसॉफ्ट को जो है आपका आरंभ किया गया था। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है? कह रहा है आपकी आइलकाइड, अलक्लाउड, पेन ड्राइव, आपका आई ड्राइव और आपका ड्रॉप बॉक्स। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वन ड्राइव। क्या हो जाएगी? वन ड्राइव। ऑप्शन नंबर 74 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है 75 नंबर में प्रोग्रामिंग भाषाओं में से इसका उपयोग करते हुए नामों का एक सेट को अन्य सेटों से अलग रखा जा सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है आइडेंटिफायर्स और नेम्स स्पेसेज पैकेजेस है, और आपका डिक्टोलॉजी क्या है? तो डायक्टोलॉजीज है। ऑप्शन देखिए 75 में, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आइडेंटिफायर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो नामों का होगा ना, क्या करें, नामों का एक सेट के अन्य सेटों से आपका अलग रखा जाता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 75 है। तो आपका हो जाएगा आपका फायर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है किसी टास्क को पूर्ण करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसीजर्स के सेट को क्या कहते हैं? कह रहा है यहाँ पर एल्गोरिथम, हार्डवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर बग और फार्मवेयर प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 76 का कौन सा हो जाएगा? तो देखिए या तो 76 का ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर प्रोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा हार्डवेयर प्रोग्राम हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है कि दी आधारी बाइनरी डेटा डैश डैश के प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। तो बाइनरी डेटा को जो है हम क्या करते हैं, जीरो या आपका एक के प्रतीकों द्वारा यह दर्शाया जाता है। तो किससे? जीरो या एक द्वारा यह दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर कह रहा है द्विधारी बाइनरी डेटा पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विकल्प। आगे देखिए, यहाँ कह रहा है ग्रे कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल डैश डैश बिट्स में आपके भिन्न होते हैं। तो ग्रे कोड के आपके रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड में इसे कहते हैं। इस बाइनरी नंबर का जो प्रदर्शित किया जाता है वह ग्रे कोड में क्रमांकित संख्या जो आपकी होती है वह 1 बिट से आपका भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा। और कह रहा है 79 नंबर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग मॉडुलन और आपका वी मॉडुलन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए गेटवे तो नहीं होगा और ना ही आपका रिपीटर होगा, यह हो जाएगा आपका मॉडेम, हो जाएगा आपका मॉडेम हो जाएगा। कह रहा सभी जिलों और राज्य मुख्यालयों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NICNET निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। कह रहा वाइल्ड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वाइल्ड एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? वाइल्ड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए विकल्प है। अब देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी है। कह रहा भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय आपका कहाँ पर स्थित है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में है। कहाँ पर? यह उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में यह स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना सन 2004 में की गई थी। कह रहा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर क्या थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो यह आपकी कुल साक्षरता गण 2000 अनुसार की आपका कितना थी। तो अगर बात करें यहाँ पर तो आपकी 67.7% थी। अब इसमें आपकी जो पुरुष साक्षरता थी यानी आपकी मेल जो साक्षरता थी वह कितनी थी। तो आपका 77.3% थी। और फीमेल की जो थी आपकी कितनी थी। तो आपका 57.2%। कितना? 57.2% यानी आपका 57.2% यानी ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किशोरी बालिका योजना वर्ष में डैश डैश दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने के लिए पेशकश करती है। तो 125, 150, 175 और 300। तो यहाँ पर बात करें 83 नंबर में कि 1 फरवरी 2019 को, कब? 21 फरवरी है। कितना? 21 फरवरी 2019 को, 21 फरवरी 2019 को किशोरियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने किशोरी बालिका योजना शुरू की थी। किशोरी बालिका योजना में लगभग 300 दिनों तक, कितना? 300 दिनों तक जो है विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की आपकी जो है पेशकश करती है। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया था। तो 24 जनवरी आपको देखिए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 जून 2020 को। कब? तो आपका आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान 26 जून 2020 को प्रारंभ किया गया था। इसे कब किया गया था? तो कोविड में। कब? कोविड-19 में जो है महामारी के दौरान रोजगार के सृजन उद्देश्य से यह प्रारंभ किया गया था। और उत्तर प्रदेश में 31 जिलों को जो है यहाँ पर जो है चिन्हित किया गया था। अब यहाँ पर जो है आपको नीचे युग्मों को जो है यहाँ पर इधर आपके नगर दे रखे हैं, इधर आपका स्थानीय निकाय दे रखा है। इनको जो है सुमिलित इसमें से कौन सा नहीं है। तो लखनऊ का छावनी परिषद दे रखा है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और कानपुर का नगर निगम दे रखा है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गाजियाबाद का नगर पालिका परिषद दे रखा है, क्या दे रखा है? गाजियाबाद का नगर पालिका परिषद हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसका भी आपका हो जाएगा नगर निगम। क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा आपका नगर निगम, नगर निगम हो जाएगा। और आपका काकोरी का नगर पंचायत दे रखा है, ये भी सत्य हो जाएगा। यहीं पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा सुमिलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी विकल्प। कह रहा उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रखे गए हैं। तो ऐसे आपके 2 विद्यालय हैं, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लखनऊ में है। और एक आगरा में कुल 2 विश्वविद्यालय हैं जिन्हें लखनऊ स्थित
विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और कह रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है। कह रहा कि सौका है, राजी है, थारू है और भोटिया है। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में किसमें यह युवा गृह प्रथा प्रचलित है। तो ये आपकी कौन सी जनजाति हो जाएगी, तो 87 में आपकी हो जाएगी भोटिया जनजाति। कौन सी, तो भोटिया जनजाति जो हो जाएगी उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड राज्य के भोटिया जनजाति युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंगबंगा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो एटा दे रखा है, तो क्या दे रखा है क्या दे रखा है, अमीर खुसरो एटा दे रखा है आपका। तो जिगर आपका जो देखे दे रखा है जिगर, वो आपका कहाँ थे, तो मुरादाबाद से है। कहाँ पर, जिगर आपका गोरखपुर दे रखा है, आपको गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा मुरादाबाद से, मुरादाबाद से। तो जिगर जो आपका है वह मुरादाबादी है और गोरखपुर से संबंधित ना होकर मुरादाबाद से यह संबंध है। और इनका वास्तविक नाम क्या है, अली सिकंदर, जिनका जन्म 1890 से 1960 में इनकी मृत्यु हुई थी। और रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिनों तक होता है। टोटल आपके 31 दिनों तक। कितने, तो रामनगर उत्तर प्रदेश राज्य में आपका वाराणसी जिले में एक तहसील है। रामलीला, रामचरित के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन की लीला का यहाँ पर मंचन होता है और मंचन काशी नरेश द्वारा प्रायोजित किया जाता है। टोटल 31 दिनों तक यह प्रत्येक शाम को रामनगर में आयोजित किया जाता है। तेरा प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका कहाँ पर है, तो फतेहपुर सीकरी में है। और कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में फैली हुई है, ये आपकी धान और गेहूँ हो जाएगी। और कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल का भारत में सर्वाधिक आपका, कह रहा है निम्नलिखित में किस फसल का उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक उत्पादक आपका होता है। तो ये हो जाएगी आपकी गेहूँ की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। तो देखिए सबसे बड़ी आपकी जो नहर हो जाएगी वह आपकी शारदा नहर हो जाएगी। और 1920 में यह प्रारंभ हुई थी और 1928 में यह पूर्ण रूप से यह आपका नहर चालू हो गई थी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये जो आपकी हुई थी 1972 में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आपका युग में आपका सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बात करें आपका 95 में, तो वाराणसी संस्कृति एवं धर्म दे रखा है, ये तो हमारा सही हो जाएगा। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, ये भी सत्य हो जाएगा। झांसी औद्योगिक क्रांति औद्योगिक आपका दे रखा है, गलत हो जाएगा। मुरादाबाद पीतल उद्योग सही हो जाएगा। तो झांसी क्या है, तो झांसी आपका ऐतिहासिक है, क्या है, ऐतिहासिक पर्यटन आपका स्थल है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ अवस्थित है। तो ये आपका है बरेली में। कह रहा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और यहाँ पर कह रहा कि देखिए फिरोजाबाद जो है आपका किससे संबंधित है। फिरोजाबाद आपकी कांच की चूड़ियों के लिए है, मेरठ खेल खिलौनों के लिए है, अलीगढ़ ताले के लिए है और चरक जो है आपका है सीमेंट के लिए है। तो 97 का साथियों हमारा जो जाएगा विकल्प नंबर सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर, ए का तीसरा, बी का चौथा और आपका सी का पहला और डी का दूसरा। और कह रहा है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश में आपका प्रमुख पाए जाने वाला खनिज कौन सा है, आपका लाइमे स्टोन और आपका डोलामाइट, ऑप्शन नंबर बी। तो यमुना एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे कौन कौन सा है, यमुना एक्सप्रेसवे आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। और कह रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं। तो ये देखिए आपके टोटल आपके 8 महाजनपद हैं। कौन से, काशी, वत्स, कौशल, मल्ल और चेदी, कुरु, सूरसेन और पंचाल, ये आपके 4 हैं, 8 हैं आपके टोटल। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना रहेगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।